नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी पर। कल के बाल विकास के पेपर को हमने देखा प्रिय विद्यार्थियों, और जहां तक से निष्कर्ष निकल पाया कि SCERT, NCERT और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। और ऑप्शन ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, आपने ध्यान नहीं दिया प्रिय विद्यार्थियों। जैसे मैं कराता था रैंक दिशा एकेडमी पर 10 ऑप्शन ए लगातार करके ऐसे कराता था प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि हमको जानकारी कह सकते हैं इस बात का उम्मीद था प्रिय विद्यार्थियों कि ऐसे ही पैटर्न को सेट कर रहा है। देखिए, हमने शॉर्ट्स भी डाला था इसके बारे में कि कैसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर प्रश्न ना आए तो ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, लगातार ऑप्शन सेट कर रहा है। जैसे कि आप अगर क्लासेस देखते होंगे प्रत्येक दिन 8 बजे वाली में, तो हम भी लगातार ही वैसे ही ऑप्शन सेट कर रहे थे काफी दिनों से, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान देंगे, और आज के क्लास में पूरे एकदम सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न को फॉलो करके वैसे ही SCERT NCERT के क्वेश्चन को रखा गया प्रिय विद्यार्थियों। क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, और बिना इस क्लास को पूरा देखिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल एंटर ना करिएगा। क्लास को प्राइवेट कर दी जाएगी आज शाम के बाद प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखेंगे। CTET की भी कक्षाएं आपकी चालू हो गई हैं रात के 8 बजे वाली क्लासेस में प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे। ये आपका अपना परिवार है, इसलिए प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब करके अवश्य से जाया करें। समय को न बर्बाद करते हुए सीधे चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व प्राप्त कर लेता है? ध्यान रखेंगे, NCERT का क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी उम्मीद करता हूं बेहतर हो चुकी होगी प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखेंगे, जो संवेदी पेशी अवस्था होती है, एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से। इसका 0 से 2 वर्ष इसका टाइम पीरियड होता है प्रिय विद्यार्थियों, और इसी में वस्तु स्थायित्व आती है। ध्यान रखेंगे, वस्तु स्थायित्व जो आता है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे ये पहले ही अवस्था में आता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो रहता है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे इसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष रहता है। ध्यान रखेंगे 2 से 7 वर्ष तक रहता है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें ही ध्यान रखेंगे, इस बार ये भी पूछ सकता है, इसकी जो विशेषता होती है अहम केंद्रित। ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। अहम केंद्रित और एक और भाषा कल्पना का विकास, भाषा और कल्पना शक्ति का विकास भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है। इसका गुण ध्यान रखेंगे, खासतौर से एक अहम केंद्रित, एक भाषा, एक कल्पना शक्ति का विकास, ये बेहद इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे इसको। अब चलते हैं तीसरे स्टेज के बारे में, यहीं पे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखेंगे 7 से 11 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड रहता है। जल्दी से नोट डाउन करते चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 7 से 11 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहता है। यहीं पे तर्क शक्ति का विकास चालू हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तर्क करना शुरू कर देता है, संरक्षण भी करने लगता है प्रिय विद्यार्थियों। माता कहेंगे माता समझ लेगा, पिता कहेंगे पिता समझ लेगा, 2 कहेंगे 3 कहेंगे 4 कहेंगे, सबको संरक्षण मतलब धीरे धीरे याद करना स्टार्ट कर देता है प्रिय विद्यार्थियों। और ध्यान रखेंगे यहीं पे वर्गीकरण, अच्छा बुरा फायदा घाटा धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। और क्रमबद्धता, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये क्रमबद्धता जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी यहाँ पे ये सीखने लगता है, क्योंकि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में ये आ जाता है। अब देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी आपसे पूछता है। अब देखिए अमूर्त चिंतन, इसकी बहुत अच्छी विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे ये पूछता है, अमूर्त चिंतन के बारे में पूछता है, और यही वैज्ञानिक चिंतन भी आपसे पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन, इसको ध्यान रखेंगे। एक और पूछ लेता है समस्या समाधान, ध्यान रखेंगे समस्या समाधान, ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे को इससे ज्यादा नहीं पूछता प्रिय विद्यार्थियों आपके यूपी टेट में, और जितना भी संभावित प्रश्न था इससे बनते हुए सभी करा दिए गए हैं। वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली प्रिय विद्यार्थियों। 4 से 5 क्वेश्चन अकेले इस क्लास से आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्केप फोल्डिंग का क्या तात्पर्य? ध्यान रखेंगे स्केप फोल्डिंग ZPD दोनों पढ़ के जाना है, अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि NCERT पैटर्न पे थोड़ा डीप में पूछ रहा है इस बार, ध्यान रखेंगे डीप में पूछ रहा है। तो बच्चों को पूर्ण सहायता देना, समस्या समाधान में अस्थायी सहायता करना, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना, रट कर याद करना। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे समस्या समाधान में कैसा, अस्थायी, अस्थायी नहीं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे अस्थायी समाधान देना है। कैसे इसका समाधान देना है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जब बच्चा किसी चीज में पढ़ता है प्रिय विद्यार्थियों, तो हम उसको शुरू में ही समाधान या समस्या के बारे में हल्का हल्का बताते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सहायता देते हैं।
उसके बाद जैसे जैसे बच्चा सीखता चला जाता है हम उसकी सहायता को कम करते चले जाते हैं। एक बार ऐसा क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि बच्चा स्वयं से कार्य करने लगता है और हम अपना सहायता देना बंद कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे यही स्केप फोल्डिंग है, इसको अच्छे से समझ के चलना है प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। चलेंगे प्रश्न संख्या, अब हम 3 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस चरण में आता है? जल्दी से बताएंगे, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। आपसे ये जो ऊपर के तीनों सिद्धांत बताए गए हैं, पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये कोहलबर्ग आ रहे हैं, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को तय है मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। इनको 3 स्तर ध्यान रखेंगे, 3 स्तर हैं। इनके स्तर कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? 3। और अवस्था में कितने बांटे गए हैं? अवस्था ध्यान रखेंगे, लिख के चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अवस्था ही पूछता है तो इनका 6 अवस्था है, ध्यान रखेंगे। पेपर पेंसिल ले लेंगे प्रिय विद्यार्थियों और नोट डाउन करेंगे। पहला अवस्था क्या है प्रिय विद्यार्थियों? दंड एवं आज्ञा पालन। अवस्था की बात कर रहे हैं, स्तर अभी बाद में बताएंगे, ध्यान रखेंगे। दंड एवं आज्ञा पालन। दूसरी अवस्था क्या है प्रिय विद्यार्थियों? व्यक्तिगत लाभ, ध्यान रखेंगे। पहली अवस्था है प्रिय विद्यार्थियों दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन है प्रिय विद्यार्थियों। और दूसरा अवस्था क्या है प्रिय विद्यार्थियों? व्यक्तिगत लाभ। बच्चा जब व्यक्तिगत लाभ मिलता है, अगर आप कहेंगे कि उसको अपने भाई को 1 टॉफी दे दो बेटा, हम तुमको 2 टॉफी और ला के देंगे, वो बच्चा क्या करेगा? अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी बहन को 1 टॉफी दे देगा, नहीं तो ऐसे वो नहीं दे सकता। पहला क्या है, इसी पे एक उदाहरण और देख लेते हैं। बच्चा क्या है कि फिर भी टॉफी देना नहीं चाहता, अगर व्यक्तिगत लाभ उसको मिला तो वो तो दे दिया। अब उसके बाद क्या है, बच्चा नहीं देना चाहता, तो फिर पापा आते हैं, कहते हैं कि अगर टॉफी नहीं दिए तो अभी 2 थप्पड़ लगाएंगे, ठीक। अब बच्चा क्या करता है? दंड से आज्ञा का पालन करता है। अब बच्चा का मन नहीं है देने का प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन बच्चा क्या करता है, उसकी मजबूरी हो जाती है और वो अपनी बहन को 1 चॉकलेट दे देता है। तो जो पहली अवस्था है प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी अवस्था है प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे। पूर्व परंपरागत जो स्तर होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 से 10 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। कितने वर्ष का? 4 से 10 वर्ष का होता है, इसको ध्यान रखेंगे हम, 4 से 10 वर्ष का होता है। ये पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, दंड एवं आज्ञा पालन और व्यक्तिगत लाभ आता है, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब देखिए परंपरागत स्तर, ये दूसरे स्तर की आ जाएंगे। दूसरे स्तर पे इसकी टाइम पीरियड इसका कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 10 से 13 वर्ष है, इसको ध्यान रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और इसमें भी क्या आती है? 2 अवस्थाएं आती हैं प्रिय विद्यार्थियों, अवस्था 3 आएगी, अवस्था 4 आएगी, ध्यान रखेंगे। तो अवस्था 3 क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है, ठीक है। जो भी बच्चा होता है प्रिय विद्यार्थियों, जब इस अवस्था 10 से 13 वर्ष में जाता है तो वो क्या करता है? किसी को अपना आइडियल मान लेता है, ठीक है, ध्यान रखें, किसी को अपना आइडल मानता है और क्या सोचता है कि वो अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, तो उसके जो गुण होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसके नजर में जो उसके गुण आते हैं वैसा बनने का वो प्रयास करता है, ठीक, अच्छा बनने का प्रयास करता है। उसके बाद चौथी अवस्था आती है कानून और व्यवस्था प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। आपसे पूछेगा कि कानून व्यवस्था, ध्यान रखेंगे, कानून और व्यवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आती है या किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, इसको ध्यान रखेंगे एकदम अच्छे से प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूरे SCRT NCERT के ही पैटर्न पे क्लास को रखा गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे और अपने चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ देखेंगे हम उत्तर परंपरागत स्तर, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। इसमें भी क्या होता है? 5 और 6 2 अवस्थाएं इसमें भी होती हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक न्याय समानता और नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना, इस अवस्था की जो इस स्तर की विशेषता होती है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे क्या कि न्याय समानता और नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। जो नैतिकता की दृष्टि से सही होता है उसी के हिसाब से वो क्या करता है? निर्णय लेता है। देखिए अवस्था 5 देखेंगे हम, इसमें क्या है? सामाजिक अनुबंध, ध्यान रखेंगे, सामाजिक अनुबंध, ठीक है, समाज से जुड़ के समाज जिसको अच्छा मानता है बच्चा उसी को अच्छा करता है या उसी तरह बनना चाहता है, ध्यान रखेंगे। और 6वीं अवस्था क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता, यही सबसे बड़ी और इसकी सबसे बड़ा कह सकते हैं इस स्तर का गुण यही है कि सार्वभौमिक नैतिकता, ध्यान रखेंगे। 5 6 दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ये इस बार आने की संभावना बिल्कुल ज्यादा है क्योंकि NCERT पैटर्न उठा रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो अब वो पहले की तरह पेडागोजिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सीधे अवस्था उठाएगा और पेपर में रख देगा। और क्या होगा? अगर रिवीजन नहीं है प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास की तो आपको समस्या हो सकती है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों।
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना, स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, संगीत की समझ। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक जो बुद्धि होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझने का जिक्र करती है। ध्यान रखेंगे, यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, संगीत की समझ, दूसरों की भावनाओं को समझना बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट रखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में अविश्वास बनाम विश्वास की अवस्था से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था 0 से 1 वर्ष, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, शैशवा अवस्था हो जाएगा, एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विज्ञान विकास सिद्धांत में। ठीक है, चलेंगे हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आसान प्रश्न है, सारे बच्चे इसका उत्तर देना चाहेंगे। पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणितीय गणना में कठिनाई, शारीरिक विकास। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हमको पढ़ने में कठिनाई होती है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे, उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और गणितीय गणना में कठिनाई होगी तो डिसकैलकुलिया कहेंगे। ध्यान रखेंगे हम। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलेंगे हम। बंडूरा का अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, रटने पर, पुरस्कार एवं दंड, आनुवांशिकता। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में सारे जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं प्रिय विद्यार्थियों, और जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत को एनसीईआरटी में भी रखा गया है, सारे को एक ही क्लास में आपको दे दिया गया है। बिना रिवीजन के प्रिय विद्यार्थियों प्लीज एग्जाम हॉल में न जाए। खासतौर से ऑप्शन को जरूर से देखें, ऑप्शन किस प्रकार से सेट है, क्योंकि आपकी यूपी टेट की 2026 में 2 दिन की जो पेपर हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें ऑप्शन इसी प्रकार से सेट किया गया है प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन ना आए तो उसी आधार पे आपको ऑप्शन टिक लगाना है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। सीखने के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ सिद्धांत को ही हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहेंगे। और ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धांत के जितने भी उपनाम है प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, उस सबको हमको याद रख के चलना है। कोहलर, पावलॉव, थार्नडाइक, स्किनर। 8 नंबर प्रश्न का सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, एक्टिव लर्नर बन के चलना है प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे अपने आप को एक्टिव करके रखेंगे। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे, जिससे कि उनको सीखने की जो क्षमता है प्रिय विद्यार्थियों, वो हमेशा अच्छी रहे। ब्रोन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में माइक्रोसिस्टम क्या है? ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर बताएंगे। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि परिवार और विद्यालय, समाज, संस्कृति, विश्व। जल्दी से 9 नंबर प्रश्न का सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, परिवार और विद्यालय हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। चलेंगे प्रश्न संख्या अब हम 10 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे हम। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इसको पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे हम। विलियम स्टर्न, टर्मन, बीने, गैल्टन। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे, विलियम स्टर्न हो जाएंगे। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 11 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। चलेंगे प्रश्न संख्या 11 को हम देखेंगे। अभिप्रेरणा का मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? ध्यान रखेंगे, या तो सबसे आपको उच्च स्तर पूछेगा या सबसे आपको निम्न स्तर पूछेगा, यही दो बार बार पूछता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए दोनों स्तर को अच्छे से हम ध्यान रखें। खासतौर से हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, जिस बार पहली बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए विशेष चेतावनी है कि ये दोनों स्तर को हम ध्यान में रख के चलेंगे। आत्मसिद्धि, सुरक्षा, सामाजिक या सम्मान। अभिप्रेरणा का जो मैस्लो का सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों,
उसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे जो आत्मसिद्धि है प्रिय विद्यार्थियों, यही उसका क्या है? सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है। अभी देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पूरा विस्तृत क्लास आने वाली है, सारे सिद्धांत को एक एक वीडियो में सारे सिद्धांत को कराया जाएगा, व्याख्या के तौर पे पूरा विस्तृत क्लास रहेगी। चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षण की कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? ध्यान रखेंगे, ये नहीं पूछ रहा है, टैग वर्ड है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे हम इसको, नहीं को ध्यान रख के चलना है हमको। व्याख्यान विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, विधि से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए सारे विधि को अच्छे से याद करके चलना है। अभी सीटेट की कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें आपको सारी क्लासेस व्याख्या के रूप में विस्तृत दी जाएंगी, जिसमें कि 70-80 विधियां आपको बताई जाएंगी प्रिय विद्यार्थियों। जितने भी खोज करता है सबको बताया जाएगा, सबकी एक एक क्लास ली जाएगी। शिक्षण की कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? व्याख्यान विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, जल्दी से बताएंगे। 12 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 13 नंबर प्रश्न की तरफ। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे। एक कारक द्विकारक सिद्धांत बुद्धि से जरूर पूछेंगे। 7 से 8 सिद्धांत लगभग याद करके जाना है बुद्धि का विद्यार्थियों। स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, गिलफोर्ड। जल्दी से 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे, स्पीयरमैन। ध्यान रखेंगे स्पीयरमैन, इसकी बात करते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं। खासतौर से जी फैक्टर, एस फैक्टर जरूर से आपको देख के जाना है। जी फैक्टर, एस फैक्टर दोनों देख के जाना है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे। चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशिष्ट बालकों को अलग पढ़ाना नहीं, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों सभी बच्चों, सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक ही छत के अंतर्गत एक तरह की शिक्षा देना प्रिय विद्यार्थियों। समावेशी शिक्षा का हमें यही कहता है कि समावेशी शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों कि सारों बच्चों को एक ही छत के अंदर एक समान शिक्षा देना, एक वातावरण में रखना समावेशी शिक्षा कहलाता है। सभी बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल करना, बिल्कुल यही प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर हम बी चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? जल्दी से बताएंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। आपको ऊपर व्याख्या के रूप में सारी चीजों को बता दिया गया था। पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। जल्दी बताएंगे प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखेंगे इसी में क्या होता है? तार्किक चिंतन, समस्या समाधान, वैज्ञानिक सोच की प्रधानता, यही इसके 3 गुण है जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? मस्तकाधुमुखी, निकट से दूर, सामान्य से विशिष्ट, चक्रीय। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे विकास जो सिर से पैर की ओर होता है इसे क्या कहते हैं? तो मस्तकाधुमुखी सिद्धांत इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। थार्नडाइक का कौन सा नियम अभ्यास के नियम से संबंधित है? मुख्य नियम, गौण नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि अब तैयारी के आखिरी दिन है प्रिय विद्यार्थियों। अब आपको कमेंट करना ही पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि हमको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख्य नियम। ध्यान रखेंगे मुख्य नियम, थार्नडाइक अभ्यास का नियम जो है मुख्य नियम है। इसके मुख्य नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे हम। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 18 की तरफ। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? ध्यान रखेंगे अधिगम का स्थानांतरण क्या है? एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में उपयोग करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक ही सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। सीखना बंद करना नहीं होगा, रटना नहीं, खेलकूद नहीं होगा। जब हम एक चीज का ज्ञान, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, जब हम दूसरे में उपयोग करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों कोई बच्चा साइकिल चलाता है और उसके बाद क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है, तो जो हैंडल पकड़ना है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या हो गया? सीखने का या अधिगम का स्थानांतरण हो गया। चलेंगे प्रश्न संख्या हम 19 की तरफ। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, रटना, अनुकरण करना। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सारे बच्चे
तो ध्यान रखिएगा जो सृजनात्मकता होता है जिसका विशेष गुण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मौलिकता होता है, मौलिकता। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों अपसारी चिंतन। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रायड का सिद्धांत है। इससे घुमा फिरा के चेतन अचेतन हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, या ईड अहम एगो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका बखूबी कम से कम 8 से 10 पेज में इसका जिक्र किया है। ध्यान रखेंगे हम, इदम अहम परा अहम की अवधारणा किसने दी है, सिगमंड फ्रायड, एडलर, जुंग, एरिक एरिक्सन। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड, इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 21 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। एनसीएफ 2005 का आधार क्या है, रटन प्रणाली से मुक्ति, परीक्षा केंद्रित, कठोर अनुशासन, शिक्षक केंद्रित। देखिए शिक्षा जो हमारी है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे बाल केंद्रित है, ये ऑप्शन कट गया प्रिय विद्यार्थियों। कठोर अनुशासन, एनसीएफ 2005 किसी भी प्रकार का दंड का बात नहीं करता, ध्यान रखेंगे हम इसको। परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं होना है, तो रटन प्रणाली से मुक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे कल के पेपर के आप पीडीएफ देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। जिसने एनसीईआरटी या फिर रैंक दिशा एकेडमी को फॉलो किया होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसके ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि हमने सारे पीपीटी जो भी प्रश्न पत्र के बनाए थे, वीडियो बनाए थे प्रिय विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी पैटर्न पे ही रखा था। जैसे अभी सीटेट की कक्षाएं अभी रैंक दिशा एकेडमी पे चालू हो गई हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां भी पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पीपीटी बनाई जा रही है। ध्यान रखेंगे, आपका अपना परिवार है प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज प्यार दुलार देके इसको पढ़ाते रहें, जरूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके जाया करें। चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, ध्यान रखेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों, तो स्टर्नबर्ग साहब ने दिया था। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको प्रिय विद्यार्थियों, इसके भी आने की संभावना ज्यादा है। 7 से 8 बस बुद्धि का सिद्धांत आपको पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, और उससे बाहर पेपर नहीं जाता। आप किसी भी बार का पेपर उठा के देख लें, घुमा फिरा के वही 7 से 8 सिद्धांत आपसे पूछते रहते हैं। चलेंगे 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है, ध्यान रखेंगे किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे तनाव और तूफान काल किसको कहा गया, किशोरावस्था को कहा गया है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। स्किनर किस अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखेंगे ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे आपसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अगर रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 2 ऑप्शन में आपका दिमाग फंस जाएगा, ये सही होगा ये सही होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए शास्त्रीय अनुबंधन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों किसने दिया है, पावलोव। इसको किसने दिया है प्रिय विद्यार्थियों, पावलोव ने दिया है, ध्यान देंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न भूल का सिद्धांत थार्नडाइक साहब ने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है, ध्यान रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सूच का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, कंडीशनल जो थ्योरी है प्रिय विद्यार्थियों, स्किनर ने दिया है, ध्यान रखेंगे। देखिए चारों ऑप्शन के चारों सिद्धांत जो है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे ये चारों इंपॉर्टेंट है। चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सीखने में पठार का क्या कारण है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थकान और प्रेरणा में कमी, अत्यधिक अभ्यास, बेहतर सीखना, खेलकूद। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे, ध्यान रखेंगे सीटेट की दृष्टि से भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 26 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 26 को हम देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल अनुवांशिकता, केवल शारीरिक विकास या पुरस्कार। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, ठीक है।
ये सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं कि लोग आपस में जुड़ के, या बच्चा क्या होगा, समाज के साथ जुड़ के या आपस में जुड़ के चीजों को सीखता है। ध्यान रखेंगे, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। चलेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ है? बुद्धि की कमी, सीखने में अक्षम होना, आलस्य, मंदबुद्धि। जल्दी से बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसलिए कमेंट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि अब समय शेष नहीं बचा है और हमें आपकी तैयारी देखनी है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसलिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सीखने में अक्षम होना। ध्यान रखिएगा, सीखने में अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ है? सीखने में अक्षम होना। चलेंगे 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? देखिए ये ध्यान रखेंगे, अल्पोर्ट साहब ने दिया था। अल्पोर्ट साहब ने दिया था ये शील गुण सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, ये इस बार आपसे पूछ सकता है, प्राइमरी वाले में टेट में इसको आपसे पूछ सकता है। और सीटेट के लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, कई बार सीटेट में अल्पोर्ट को पूछा है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 29 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। बुद्धि परीक्षण के लिए सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग किसने किया है? ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण के लिए सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बीने, टर्मन, स्टर्न, वैक्सलर। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अल्फ्रेड बीने साहब ने ही सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग किया था। चलेंगे 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आरटीई एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? 6 से 14 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट में व्यवस्था की गई है। चलेंगे 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। अधिगम अनुभव का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हुबहू हमने एनसीईआरटी से उठा के यहाँ पे रख दिया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान, रटना, नकल करना, खेलना। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान रखेंगे, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। देखिए अभी लगातार 5, 6, 7 क्वेश्चन से ए ऑप्शन आ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आप जाके देखिएगा पेपर प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही सेम पैटर्न पे ऑप्शन रखा है प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखेंगे, पेपर जो भी बनाया जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से सहायरी पहलुओं को जिक्र में रख के बनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आप एकदम विश्वास के साथ रैंक दिशा एकेडमी पर जुड़े रहें। आपके तैयारी की बेहतर कुशल मार्गदर्शन में यहाँ पे सब रखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, कि आपकी जो भी तैयारी हो बेहतर से बेहतर हो सके। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 से 32 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक, फ्रायड, पियाजे, स्किनर। जल्दी से प्रश्न संख्या 32 का सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, एक शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, दोनों को नोट डाउन करके हमें चलना है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ध्यान रखेंगे ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, बहुकारक सिद्धांत को कितनी बार पूछा है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर। तो बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक साहब ने इस सिद्धांत को दिया था। ध्यान रखेंगे थॉर्नडाइक साहब कहाँ के थे प्रिय विद्यार्थियों? तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ध्यान रखेंगे प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? इसको स्क्रीनशॉट लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट में नोट में क्वेश्चन था प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ से उसको उठाया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सेल्वे और मेयर, गोलमैन, बीने, टर्मन। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे सेल्वे और मेयर साहब ने ही संवेगात्मक बुद्धि की बात की थी। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 35 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। सीखने का अनुकरण विधि। ध्यान रखेंगे अनुकरण विधि, बच्चा दूसरे को देख के या दूसरे का सुन के सीखता है। ध्यान रखेंगे किसने कहा था? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कहा था। थॉर्नडाइक प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। पावलोव, जल्दी से बताएंगे पावलोव ने किसका सिद्धांत दिया था?
जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे। कोहलर, कोहलर किस तरह सिद्धांत दिए थे? जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये दोनों जो फिलोसफर हैं दोनों ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, जल्दी से बताएंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, देखिए आपकी रिवीजन क्लास है प्रिय विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना पड़ेगा इस क्लास में, आप ध्यान रखें इस चीज को। कोहलर, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, जुंग, एडलर और वाटसन, जल्दी से बताएंगे। खासतौर से हमारे नए विद्यार्थी जो इस बार पहली बार शामिल होने जा रहे हैं यूपीटेट 2026 में या सीटेट 2026 में, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रायड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन, फ्रायड, पियाजे, स्किनर, सही बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे, वाटसन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 38 की तरफ। बच्चे के विकास में वातावरण का क्या योगदान है? ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोषण और अनुभव, केवल जिन्स, शिक्षा का अभाव, केवल स्वास्थ्य। देखिए केवल बिल्कुल काट देना है क्योंकि बच्चे के वातावरण की बात कर रहा है, तो पोषण और अनुभव ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम। बच्चे के वातावरण के लिए पोषण और अनुभव की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 39 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी जो सुल्तान थे, जिसका नाम सुल्तान था, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। कोई व्याख्या नहीं होगी प्रिय विद्यार्थियों आज, क्योंकि व्याख्या के लिए प्रश्न सीटेट की क्लासेस चालू हो गई प्रिय विद्यार्थियों। एक दिन एक सिद्धांत के नियम पे हम लोग चलेंगे, डेली एक सिद्धांत और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे आपको क्लासेस सीटेट की मिलती रहेंगी, बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर मार्गदर्शन के साथ। आपका काम अपने परिवार को आगे बढ़ाना है प्रिय विद्यार्थियों। एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से करके जाया करें और दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर किया करें। चलेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे। कर्ट लेविन साहब ने ही अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया था। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 41 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। स्मृति के कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो स्मृति के 3 चरण होते हैं। इसकी भी विस्तृत क्लास प्रिय विद्यार्थियों रात को 8 बजे सीटेट क्लास में जाएगी कि स्मृति कितने प्रकार की होती हैं, विस्मृति क्या होता है। जैसे विस्मृत जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी अच्छे होते हैं, हमारे जो बुरे हमारे साथ घटना होते हैं, बुरे ख्यालात होते हैं, उनको भूलना भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए विस्मरण होना भी अच्छी चीज है। हम इसको समझेंगे आगे की क्लास में। तब तक बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। बुद्धि लब्धि का सामान्य स्तर क्या है? सामान्य स्तर पूछ रहे विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे। तो 90 से जो 110 होता है प्रिय विद्यार्थियों, कहीं कहीं 90 से 120 भी देगा, तो घबराइएगा नहीं। 90 से 110 जो है, 90 से 120 ये सामान्य स्तर होते हैं, ध्यान रखेंगे हम इसको। चलेंगे प्रश्न संख्या 43 की तरफ। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, ड्यूई, जॉन ड्यूई, मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल। जल्दी से प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसे किलपैट्रिक साहब हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। खासतौर से हमारे नए जो छात्र हैं प्रिय विद्यार्थियों यूपीटेट के और रैंक दिशा एकेडमी के जो नए हैं छात्र हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिस बार पहली बार शामिल हो लें, वो बच्चे ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न को बिल्कुल याद करके जाना है प्रिय विद्यार्थियों। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खासतौर से आज के वीडियो से ही 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, नोट डाउन करके चलिएगा, इसको नोट डाउन करके चलिएगा। एलन, ड्यूई, ब्लूम, वाटसन। 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे एलन साहब ही इसके जनक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, इसको बार बार हम रिमाइंडर दे रहे हैं, ध्यान रखें, नोट डाउन करके चलेंगे हम इसको। चलेंगे प्रश्न संख्या 45 की तरफ। शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण किसने दिया था? जॉन ड्यूई, ड्यूई नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे डीवी लिखिएगा। जॉन ड्यूई, फ्रायड, पावलोव और स्किनर। तो शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रिय विद्यार्थियों यही दिए थे, जॉन ड्यूई साहब ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। चलेंगे प्रश्न संख्या 46 की तरफ। आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? स्वयं की इच्छा से कार्य करना, इनाम के लिए कार्य करना, सजा के डर से कार्य करना, दबाव में काम करना। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है प्रिय विद्यार्थियों किसी काम को करने के लिए। जैसे भूख हमें क्या लगती है, हमें इंडिकेट अंदर से देती है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें भूख लगी है।
हमें प्यास लगी है प्रिय विद्यार्थियों, हमें नींद लगी है। ये क्या है? स्वयं की इच्छा से कार्य करना या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन आ सकता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? बुद्धि और परिपक्वता, विद्यालय का माहौल, शिक्षक का व्यवहार और समाज। 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धि और परिपक्वता जो है अधिगम के व्यक्तिगत कारक हैं। ध्यान रखेंगे, प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलेंगे हम 48 नंबर प्रश्न की तरफ। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ये इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। विकास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो आपसे विकास के 12-13 सिद्धांत जो लगभग आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है, समानता का सिद्धांत क्या है, या फिर आपसे ऐसे पूछ देगा कि जीवन पर्यंत, केवल बचपन तक, केवल किशोरावस्था तक। तो नहीं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सतत होती है। ध्यान रखेंगे, कैसी प्रक्रिया होती है? सतत होती है, निरंतर चलती रहती है। ध्यान रखेंगे हम इसको। चलेंगे 49 नंबर प्रश्न की तरफ। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? ज्ञान का संगठित ढांचा, एक खेल, स्मृति, केवल एक प्रकार। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सीटेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थी। ध्यान रखेंगे, जो सीटेट के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? ज्ञान का संगठित ढांचा, एक खेल, स्मृति। तो ध्यान रखेंगे, जो पियाजे के अनुसार स्कीमा है, ज्ञान का एक संगठित ढांचा है जिसमें सारी चीजों को क्या करता है? संरक्षण करता है, सुरक्षित रखता है, मेमोरी कह सकते हैं इसको। चलेंगे प्रश्न संख्या 50 की तरफ देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। सृजनात्मकता मापन हेतु टॉरेंस परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के मापन, बुद्धि मापन, व्यक्तित्व मापन, रुचि मापन। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हम यही के साथ जाएंगे, सृजनात्मकता के मापन के लिए टॉरेंस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज अवश्य से करके जाया करें। ये आपका अपना परिवार है प्रिय विद्यार्थी, इसको ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लास आती है प्रिय विद्यार्थी। ध्यान रखेंगे, सीटेट की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, समय बहुत कम है प्रिय विद्यार्थियों। वहां पे अभी एक हमने नियम निकाला है प्रिय विद्यार्थियों कि एक दिन एक सिद्धांत और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। आप जुड़िए, वहां पे बेहतर तैयारी और बेहतर दिशा निर्धारित की जाएगी। धन्यवाद।